हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि फिजिक्स का है और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही कंसेप्चुअल ढंग से मैं एक एक न्यूमेरिकल को, एक एक ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप अच्छे से इसको सीखिएगा, पढ़िएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्लस आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं फिजिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या शो करता है? तो हम लोग पढ़े हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम, जड़त्व का सिद्धांत मिलता है इससे, है ना। फर्स्ट लॉ शो द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया के नियम से भी नाम से जानते हैं ना। क्या कहता है इनर्शिया का सिद्धांत, यानी जड़त्व का नियम, कि जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है, जैसे है वैसे ही रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे तब तक, है ना। जब तक कि बाहरी बल उस पर न करे। अब सवाल खड़ा होता है कि इनर्शिया फैक्टर निर्भर किस पे करता है ना। इनर्शिया फैक्टर निर्भर करता है मास के ऊपर, यानी जो ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा, जितना ज़्यादा वजन होगा, मास होगा, उतना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा। तो ये भी सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इनर्शिया फैक्टर डिपेंड्स ऑन, तो इनर्शिया फैक्टर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है आपका 10 kg का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 50 kg का। तो निश्चित है कि 10 kg के ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन 50 kg के ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए अपने पोजीशन से ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जितना अधिक मास होगा ऑब्जेक्ट में, उसका इनर्शिया फैक्टर उतना ही अधिक होगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसका सही राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? जड़त्व। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें जड़त्व के सिद्धांत का पता चलता है। इस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं हम लोग कि एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास के ऊपर कार्ड रख देते हैं, उस पर सिक्का रख देते हैं, और जब कार्ड पे पुश करते हैं तो सिक्का पानी में गिर जाता है और कार्ड आगे चला जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन थर्ड लॉ के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है ना। थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन के प्रति रिएक्शन। यानी कि थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी फोर्स जो है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे नेचर में पेयर में लगता है ना। ईच एंड एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन ए पेयर। अकेले फोर्स संभव है? नहीं। अकेले कैसे संभव है? हम फोर्स लगाएंगे टेबल के ऊपर, या हम फोर्स लगा रहे हैं तभी ना धरती हमारे अगेंस्ट में लगाएगा। तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जो है हमारा रॉकेट का सिद्धांत किस पे? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं है ना, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हाँ इस पे करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये भी नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे हमारा रॉकेट प्रपोल्सन काम करता है। खास बात यह है कि रॉकेट तभी उड़ेगा या जब उस पर जलने वाला फ्यूल का एग्जॉस्ट काफ़ी अधिक होगा, यानी कि काफ़ी अधिक एग्जॉस्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा, तभी रॉकेट पुशअप ऊपर की ओर होगा, है ना। तो एक चीज़ ये है कि रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है वो रॉकेट के वजन से ज़्यादा होता है, तभी वो रॉकेट ज़्यादा दूर तक उड़ेगा या ज़्यादा ऊंचाई तक जा पाएगा। अगर ईंधन कम भरेंगे तो क्या होगा? कुछ दूर तो जाएगा, रॉकेट फिर नीचे गिर जाएगा। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि रॉकेट में तभी उड़ेगा जब उसमें ईंधन काफ़ी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप होता है ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल का जो तापमान है वो एकदम मिनिमम हो, यानी मिनिमम तापमान एक्वायर करे, मिनिमम उसमें टेम्परेचर आए किसी भी पार्टिकल का, उसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम लोग कहते हैं 0 केल्विन को, या 0 केल्विन के बाद आता है, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा रहता है तो राइट ऑप्शन ये भी हो जाता है, लेकिन ये माइनस नहीं लगा हुआ है, इसलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 केल्विन। क्या हो जाएगा? 0 केल्विन।
चलिए आगे देखते हैं। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है ना। इमेजिन कीजिए एक लिफ्ट है, देखिए यहाँ फिगर बना रहे हैं। देखिए ये लिफ्ट है और लिफ्ट में ये आदमी खड़ा है ना। तो इसमें कितना टेंशन आएगा, तो टेंशन किसके बराबर होगा, तो टेंशन होगा जितना वेट होगा। और कौन सा वेट, तो एपरेंट वेट, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे एपरेंट वेट निकालना होगा। तो वैसे अगर हम सिंपल बात करें कि लिफ्ट जब स्थिर होगा, स्थिर रहेगा तो वेट कितना लगेगा, तो व्हेन लिफ्ट इज इन स्टैटिक, है ना, तो वेट कितना लगेगा, mg के बराबर, है ना। तो ये तो वेट mg जब स्थिर रहेगा तब ना, लेकिन कह रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितने के त्वरण से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, है ना। और लिफ्ट का वेट कितना दिया हुआ, तो 500 ग्राम, है ना, 500 किलोग्राम, ग्राम नहीं 500 किलोग्राम। 500 ग्राम तो बहुत छोटा वजन होता है बैठा है ना। अब आगे देखिए, अब देखिए एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट व्हेन गोज अपवर्ड, तो अपवर्ड कहता है ना कि लिफ्ट जब ऊपर जाते हैं तो भारी महसूस होता है आदमी को, और जब नीचे आते हैं तो हल्का महसूस होता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा होता है एपरेंट वेट की वजह से। देखिए एपरेंट वेट का हम फार्मूला बता रहे हैं। तो एपरेंट वेट कब, जब अपवर्ड जाएगा तब वेट बराबर हो जाएगा m × g + a का, है ना। ये जाने ऊपर जाने के केस कहा। और एक और एपरेंट वेट लिख लीजिए, एपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट व्हेन गोज डाउनवर्ड। ओ ये तो क्वेश्चन ही है, व्हेन गोज डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, वेट बराबर m × g - a। इसको याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे हम कर दिए m × g - a। तो यहाँ हमारा क्या है, लिफ्ट ऊपर में जा रहा है तो इसको यूज नहीं करेंगे, है ना, इसका यूज करेंगे एपरेंट वेट। और जितना एपरेंट वेट लगेगा इसमें वही टेंशन के बराबर होगा रॉप में, है ना। तो चलिए एपरेंट वेट निकाल लीजिए। तो W = m × g + a। m कितना दिया हुआ है, 500 किलोग्राम, 500, और g दिया हुआ आपको 9.8 ले लीजिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन है 2 दिया हुआ है। अब इसको कर लीजिए 500 गुने तो कितना हो गया 11.8, 11.8 को 5 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको उड़ा दीजिए ऐसे तो 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ से इसे काट दीजिए, है ना। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 118 गुने 5, 5 × 5 = 4 9 और 5, है ना, कितना आ गया 590 है, वो ये वाला 0, है ना। तो एपरेंट वेट कितना आ गया, इतना। तो ये क्या चीज़ होगा, न्यूटन में। अब मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा, 5000 न्यूटन नहीं, 5600 न्यूटन नहीं, हाँ ऑप्शन सी। तो देखिए राइट ऑप्शन आपका आ गया, यानी 5900 न्यूटन। तो ये था आपका 4 प्रॉब्लम। आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए देखिए।